टीवी लाइव से जुड़े सभी दोस्तों को मेरा यानी राजीव का उम्मीदों भरा नमस्कार और गुड इवनिंग। दोस्तों, हम सब इस वक्त एक मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन यकीन मानिए कि ये वक्त भी गुजर जाएगा क्योंकि ज़िंदगी अभी बाकी है। जी हाँ, हमारे इस खास कार्यक्रम में क्योंकि ज़िंदगी अभी बाकी है, मैं आप सभी का इस्तकबाल करता हूँ, स्वागत करता हूँ। दोस्तों, एक पुरानी कहावत है कि 1 इंच की मुस्कान मीलों लंबी दूरी मिटा देती है। इस वक्त भी हमने ऐसा ही देखा है और हम सब से जो है अपने आप में, जिस प्रकार हम सब घरों में कैद हैं, इस वक्त दोस्तों से दूर हैं, उस वक्त हमें हर एक के चेहरे जो है वो उस पर एक मुस्कान चाहिए, उसकी सख्त ज़रूरत है। कुछ गाने चाहिए, कुछ किस्से चाहिए, कुछ फिल्में चाहिए और कुछ कलाकार इस मुस्कुराहट को लाने के लिए मददगार साबित ये सब हो सकते हैं। तो चलिए, आज ऐसे ही एक हरफन मौला कलाकार के साथ, हरफन मौला शख्स से हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं इस कार्यक्रम में। उनका हम स्वागत करते हैं, जिन्होंने अपनी कामयाबी के शिखर को छुआ है, लेकिन जिनके पैर ज़मीन पर टिके रहे, जो पर्दे पर होते हुए भी अपने ही घर के, अपने ही मोहल्ले के लगते हैं, जो न केवल बेहतरीन कलाकार हैं बल्कि एक बेहतरीन और उम्दा इंसान भी हैं। तो आइए दोस्तों, हम स्वागत करते हैं मशहूर अभिनेता राजपाल यादव का। राजपाल यादव जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद भाई, धन्यवाद। और यादव जी, इस जो वक्त है ये हम सब जानते हैं, क्योंकि ये प्रोग्राम का नाम भी हमने वही रखा है, क्योंकि ज़िंदगी अभी बाकी है। और हमारे दर्शकों के साथ आपने जुड़ने के लिए समय निकाला इस खास कार्यक्रम में, इसके लिए भी शुक्रिया। दर्शकों की तरफ से भी आपको शुक्रिया कह रहा हूँ। और ये एक ऐसा वक्त है जिस समय सारे लोग जो हैं घरों में कैद हैं, अपनी सुरक्षा के लिए कैद हैं। ये किसी जुर्म में कैद नहीं है बल्कि सुरक्षा के लिए कैद हैं, और ये ज़रूरत है अभी, क्योंकि ज़िंदगी की गाड़ी को हमें आगे बढ़ाना है। तो राजपाल जी, सबसे पहले मैं ये चाहता हूँ जानना कि इस वक्त आपका रूटीन क्या रहता है, आपकी कौन सी फिल्मों का काम रुका हुआ है, या आप भी हम सब की तरह, दूसरों की तरह, हालांकि हम और आप सब काम कर रहे हैं, फिर भी मैं जानना चाहूँगा कि क्या इस वक्त आप भी वर्क फ्रॉम होम में व्यस्त हैं? बिल्कुल बिल्कुल, लॉकडाउन में देश की गाइडलाइंस के साथ में बिल्कुल घर में हूँ और रोज सुबह उठता हूँ, कुछ थोड़ी सी एक्सरसाइज करता हूँ, और एक्सरसाइज करने के बाद में आप लोगों से कभी कविता के माध्यम से, कभी वीडियो के माध्यम से, क्योंकि जो राजपाल को जो भी मिला है, आज देश बंधु की पूरी टीम को मैं शुभकामनाएं देता हूं। और आपके माध्यम से जहां तक हमारी बात पहुंच रही है, राजपाल का अपना कुछ भी नहीं है। राजपाल के पास जो भी अच्छा है वो सब आप लोगों का है, और जो भी राजपाल के पास बुरा है वो सब राजपाल का है। और मैं चाह रहा हूं कि ये कोरोना रूपी वायरस, जिसने पूरे विश्व में एक तांडव मचा दिया, एक हलचल मचा दी है, और सारी पावर को जो है वो शावर बना दिया है, तो मैं इसमें सिर्फ एक चीज आप लोगों से, कि पूरे देश में आज जितने 3600 स्टेट हैं, वो सब एक परिवार हैं, सब एक हैं। बोलते ना कि इस जग में तन अनेक हैं, मन के भाव अनेक, तन मन के इस खेल में सबका मालिक एक। और मैं इस परिवार रूप की जो है अपने भारत में, मैं सिर्फ यही चाहता हूं कि अभी सारे मन मुटाव, सारे मनभेद, सारे मतभेद सब ताक में रखकर, और एक कैप्टन की कैप्टनसी में थोड़े दिन के लिए जो है सब लोग गाइडलाइंस को फॉलो कर लीजिए। और गवर्नमेंट, चाहे केंद्र की गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, अभी कोई कुछ काम नहीं कर रहा है, सब वही काम कर रहे हैं जिसमें अपने देश की जो जनता है, क्योंकि हम जानते हैं कि 120 करोड़ लोग मास्टर क्लास के रहते हैं इस देश में, बिल्कुल, जिनको लोग मिडिल क्लास बोलते हैं, और सबसे ज्यादा मास्टर क्लास हमारे देश को चलाने में सक्षम होती है, और आज मास्टर क्लास परेशान है। तो उस मास्टर क्लास में मैं भी आता हूँ। तो आज कभी मनोरंजन के माध्यम से आप लोगों का खूब मनोरंजन कर रहा हूँ। 6-7 फिल्में जो है फ्लोर पे हैं, अच्छी फिल्में फ्लोर पे हैं, लेकिन कोरोना ने सब डिस्टर्ब किया हुआ है। आप लोग बिल्कुल हिम्मत रखिए, अंदर अपने हौसले रखिए, क्योंकि बड़ी मुसीबतें आती हैं। जी बिल्कुल। मैं आपको एक सी लाइन बताना चाहता हूँ। एक बार अकबर साहब बहुत खुश थे जी, और उन्होंने अपने बीरबल को बुलाया और बीरबल से बोले कि कोई ऐसी कोई जो बहुत खुश हो, वो दुख में बदल जाए, और बहुत दुखी हो उसके चेहरे पर खुशी आ जाए।
बीरबल साहब अंदर गए कमरे में, उन्होंने एक लाइन लिखी, अकबर साहब को बुलाया। अकबर साहब ने जैसे वो लाइन पढ़ी तो वो हंस रहे थे, एकदम उनका चेहरा सुस्त पड़ गया, क्योंकि उस लाइन में लिखा था ये वक्त भी निकल जाएगा। वाह वाह। मैं आप लोगों से करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि बिल्कुल डरिए नहीं, किसी अफवाह में मत पड़िए और अपने हौसले पे, अपने जज्बे को कायम रखिए। पानी पी के भी हम लोग अगर जिंदा रहना पड़ा तो जिंदा रहेंगे, लेकिन हम लोग वापस लौट के आएंगे और हमारी जिंदगी पटरी पे आएगी, क्योंकि जिंदगी अभी बाकी है मेरे दोस्त। जी बिल्कुल, जिंदगी अभी बाकी है मेरे दोस्त। बहुत बढ़िया आपने कहा राजपाल जी। और साथ में मैं अब ये जो कार्यक्रम है जिसका भी टैगलाइन हमारा यही है, क्योंकि जिंदगी अभी बाकी है। राजपाल जी, बहुत सारी बातें आपसे अभी करनी बाकी है और लोगों का मनोरंजन आपने अपनी पूरी ज़िंदगी की है। जब से आप प्रोफेशनल लाइफ में आए हैं, लोगों को अलग अलग ढंग से एक मनोरंजन का प्लेटफॉर्म दिया है। और इस मनोरंजन की जो शुरुआत होती है, जब राजपाल यादव शुरू होते हैं, तो वो जो जगह है वो शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश का जगह है, और वहाँ से दिल्ली आते हैं, दिल्ली से फिर मुंबई चले जाते हैं। और ये पूरी की पूरी यात्रा जो है मुंबई में अभी ठहरी हुई तो नहीं कहेंगे, शायद उसके आगे भी कोई और यात्रा हो सकता है, हॉलीवुड का रास्ता हो। लेकिन एक अभिनेता के तौर पे हॉलीवुड का रास्ता खुल चुका है। भोपाल प्रेयर फॉर रेन मैं कर चुका हूँ। जी, और जी। वो अभी अलग अलग देशों में आज नेटफ्लिक्स पे भी आ चुकी है। उसमें मार्टिन शीन है, मिशा वॉर्टन है, कार्ल पेन है, और आपके भाई ने आप लोगों की दुआओं से जो है मुख्य भूमिका की। तो जी बिल्कुल 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 सौभाग्यशाली है कि शुरुआत हुई थी डुगडुगी बजा के, लोगों को इकट्ठा करके एक अंधेरे के खिलाफ नाटक किया था, जब हम लोग कक्षा 9 में, कक्षा 8 में पढ़ते थे। और उसके बाद नुक्कड़ के बाद में फिर थिएटर शाहजहांपुर में, उसके बाद बीएनए लखनऊ, फिर उसके बाद में एनएसटी दिल्ली, और उसके बाद में बोलते ना, एक माँ ने जन्म दिया शाहजहांपुर और एक माँ ने जीवन दिया मुंबई, जिसने एक माँ एक सिनेमा। और उनके बीच में दिल्ली में जो है वो हमारी रहती है दाई माँ, जो थिएटर, जिसने मुझे मंच पे खड़े होने का विश्वास दिया। तो मैं माँ और सिनेमा और दाई माँ, जितने उनके बच्चे हैं, सबको प्रणाम करता हूँ। और मैं आप लोगों से सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ कि राजपाल यादव के तन में जब तक सांस है, आप विश्वास करिए कि विज्ञान ने भी एक बूंद ब्लड नहीं बनाया है, लेकिन हम लोगों की ये जिम्मेदारी बनती है। आप भी हम सब कजिन हैं, चित्रकार, कहानीकार, कथाकार, पत्रकार, कलाकार, सब एक ही पेड़ के अलग अलग ब्रांचेस हैं। तो जब तक जिंदा है तब तक हम आप लोगों के खून को अच्छी तरह ब्लड सर्कुलेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना चाहते हैं। और हम जब तक ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है तब तक चेहरे पे हंसी रहती है और मन में उल्लास रहता है। मैं उल्लास का पुजारी हूँ। मैं लोगों के चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कुराहट, कितनी भी मुसीबत हो, थोड़ी सी मुस्कुराहट अगर आ जाए तो वो होठ बता देते हैं, हमारा जीवन सफल हो जाता है। जी राजपाल जी, लेकिन एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि आखिर फिल्मों का शौक जो है कि फिल्मों में आना है, ये शौक कब पैदा हुआ और कैसे शाहजहांपुर से दिल्ली एनएसडी और एनएसडी से मुंबई पहुंच गए? तो इसका जो बीजारोपण था वो कहां से हुआ? ये बीजारोपण तो शाहजहांपुर से 50 किलोमीटर दूर है, कुंडरा, हमारे जहां माता पिता रहते हैं। उस समय तो उस गांव में चारों तरफ सिर्फ पानी, कीचड़ और सब भरा रहता था। और उस समय फट्टा टाकीज होते थे। जब कोई एग्जीबिशन गांव में या पड़ोस में जो कस्बा है उसमें लगती थी, उसमें कुछ फिल्में लगती थी, तो उस समय एक लावारिस फिल्म देख रहा था बच्चन साहब की, तो उसमें साउंड पीछे से आती थी, चेहरा सामने आता था। पर्दे पे सबसे बड़ा चेहरा वो लगा बच्चन साहब का। उस समय मन में ये आया, जब शायद 13 या 12-13 साल का होऊंगा, तब मन में आया कि मुझे इनके साथ काम करना है। और गांव में तो उस समय नहीं बताया था, क्योंकि गांव में अगर बताता तो गांव वाले मुझे पीट देते। ये जहाँ पे फट्टा टाकी, जहाँ टॉकीज नहीं मिल रही है, वहां पे ये सिनेमा के सबसे बड़े स्टार अमिताभ बच्चन साहब के साथ काम करना चाहते हैं। तो ये बात मन में रख के फिर हमने थिएटर करना शुरू किया, फिर ग्रेजुएशन किया, फिर प्रॉपर मुझे अभिनय करने का शौक हुआ। और अभिनय जो है
जब मेन आप कह सकते हैं कि वो बीज तो वहां पड़ गया था, लेकिन लखनऊ जब पहुंचा मैं, और लखनऊ में मैं शाम को शाम बोलता था, तो मुझे लगा कि एक्टर बनना तो बहुत दूर है, पहले अभी शाम बोलना तो सीख जाओ। तो हम लोगों ने फिर प्रैक्टिस करना शुरू की कि पहले एक्टिंग, अभिनय तो बाद में आता है, पहले बोलना चलना आना चाहिए। बिल्कुल। तो ये बोलना और चलना जो सीखा हमने वहां पे, उसी समय एक फिल्म देखी थी चार्ली चैपलिन साहब की, द ग्रेट डिक्टेटर। ग्रेट डिक्टेटर देखने के बाद में जो है हमारे मन में जो थोड़े बहुत ऊहापोह थे वो बिल्कुल समाप्त हो चुके थे, और हमने कहा कि जिन मंचों पे हमें खूब तालियां मिली, अब किसी मंच पे अगर मुझे गाली भी मिलती है तो उसकी परवाह नहीं करूंगा, लेकिन अब जो है अभिनय की ही सेवा करूंगा, और अभिनय ही मेरी आटा और अभिनय ही मेरा हार। फिल्मों से पहले राजपाल जी आपने टीवी में भी काम किया। टीवी में मुझे ध्यान आ रहा है मुंगेरी लाल के हसीन सपने का जो सिक्वल था, 2 साल टेलीविजन जी, जो सिक्वल था मुंगेरी लाल के भाई वो नौरंगी लाल वाला जो सीरियल जो आपने किया, एक ज़बरदस्त, क्योंकि मनोहर श्याम जोशी ने मुंगेरी लाल के हसीन सपने लिखा था और ग्रेट कलाकार रघुवीर यादव ने उसको पर्दे पे उतारा था। उसके बाद आप इस सिक्वल में आए, और ये कितना चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि एक ऑलरेडी एक फिल्म, एक सीरियल जो है वो ऑलरेडी लोग देख चुके हैं और खूब उसकी प्रशंसा, खूब उसकी मतलब जो खूबी और उसकी तारीफ हो चुकी है, उसके बाद उसी तरह के रोल में और फिर उसी ढंग से अपने आप को उस किरदार में ढालना कितना वो चुनौतीपूर्ण था आपके लिए? देखिए, अभिनय किसी भी अभिनेता के लिए जो होता है वो खुद के लिए चुनौतीपूर्ण होता है, क्योंकि कला में कभी भी कंपेयर नहीं होता। एक तरफ से 6 दिखता है, दूसरी तरफ से वो 9 दिखता है। मैं तो बहुत खुश इस बात से हूं कि जब वो सीरियल माननीय प्रकाश झा साहब ने हमें मुंगेरी भाई नौरंगी लाल दिया था, तो मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की थी कि नौरंगी लाल की भूमिका कर रहा हूँ, और श्री नौरंग सिंह यादव हमारे पूज्य पिताजी का नाम है। तो मुझे ये एक्साइटमेंट था कि पहली मुख्य भूमिका टेलीविजन के माध्यम से मिल रही है, और वो दूरदर्शन पे कार्यक्रम आता था, और उसमें मैं बिहार गया, उत्तर प्रदेश जाता या कहीं भी अपने स्टेट के किसी भी देश के स्टेट में जाता था, तो बाहर लोग बोलते थे कि नौरंगी लाल अब फिल्मों में आने लगा है। तो मुझे इस बात का बहुत सुख मिलता था कि चलो ईश्वर तेरा लाख लाख शुक्रिया, पिताजी का नाम मिट्टी में नहीं मिला, पिताजी के नाम को आगे बढ़ाने का सौभाग्य मिला। मैं इससे ज्यादा उस सीरियल को मैंने प्रकाश झा साहब को भी बोला था, मैंने कहा आपको मालूम है ये जो कैरेक्टर चरित्र है इसका नाम आपने कैसे रखा मुझे पता नहीं, लेकिन हमारे पूज्य पिताजी का नाम है। वो भी बहुत ठहाका मार के हंसे, तो बोले कि नाम बदल दें क्या? हमने कहा मुंगेरी के भाई नौरंगी लाल। और उसमें एक बहुत अच्छी बात हुई कि बहुत सारे लोगों को ये उस सीरियल की वजह से सबको लगा कि मैं माननीय रघुवीर यादव जी का सगा छोटा भाई। रघुवीर यादव जी जो है वो जबलपुर मध्य प्रदेश में पैदा हुए, और हम शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में पैदा हुए, लेकिन वो हमारे एनएसडी के बहुत सीनियर एक्टर हैं, बहुत ही रिस्पेक्टेबल एक्टर हैं, और मुझे उनका भाई कहलाने का सौभाग्य मिला। ये भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात। उस एक्टिंग से, उस खासकर जो वो सीरियल था, उसके बाद से आप ये सच बताऊं तो मैं भी बहुत हद तक ये मानने लगा था कि आप उनके छोटे भाई हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा रिजेम्बलेंस थी आप दोनों में। अभी भी है। नहीं, छोटा भाई तो 100% छोटा भाई हूँ, वो हमसे बड़े हैं, सीनियर हैं, अग्रज हैं, और मैं आपका भी भाई हूँ, क्योंकि हम लोगों का विश्वास का रिश्ता हो जाता है। बोलते हैं ना कि अभिनय बाउंड्रीज को क्रॉस कर लेता है। आपके किचन में या आप हमारे किचन में एक बार आ गए और हमारे टीवी में दिख गए, और आपकी बात हमें अच्छी लगी, हमारी बात आपको अच्छी लगी, तो दोनों की मुस्कुराहट आई। मुस्कुराहट तभी आती है जब हल्का सा ब्लड सर्कुलेट होता है, और जब दोनों तरफ ब्लड सर्कुलेट होता है तो वो खून के रिश्ते से बड़ा विश्वास का रिश्ता बन जाता है। मैं उस रिश्ते को बहुत प्यार करता हूं। बिल्कुल। आपकी पहचान जो है मुख्यतः हास्य कलाकार के रूप में है, यानी कि आपका नाम लेते ही दर्शकों के जहन में ये पहचान आप लोगों ने बनाई है। मैं इसमें विश्वास नहीं करता, मैं कला में विश्वास करता हूँ। मुझे नहीं पता हास्य कलाकार किसको कहते हैं या ट्रेजिक कलाकार किसको कहते हैं। हमें तो ये मालूम है कि मनोरंजन को करने वाले जो होते हैं वो एंटरटेनर होते हैं, और मैं एंटरटेनर हूँ, क्योंकि हम लोग रियल से सीख के रील जीते हैं।
मेरा सिर्फ मानना यह है कि कला एक वृक्ष की तरह है, उसमें कभी अगर आप अच्छे घोड़े हैं, राशि घोड़े हैं, तो जैसी अर्थवत्ता का राइडर आपकी पीठ बैठेगा वैसा ही आप काम करना शुरू कर देंगे। और उसके मैं सौभाग्यशाली हूं कि कभी भी मुझे कोई भूमिका रिपीट करने का मौका नहीं मिला। मैं जंगल आपने दोबारा कभी नहीं देखी। मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ, कभी दोबारा वो चरित्र नहीं देखा होगा। मैं मेरी पत्नी और वो कभी दोबारा वो चरित्र नहीं देखा होगा। मुझे मजा आता है कि जब एक मोहल्ले में 500 चरित्र रहते हैं तो फिर एक चरित्र को एक ही तरीके से क्यों किया जाए। हालांकि हाथ पैर बॉडी तो सब एक ही जैसा है, लेकिन कोशिश करता रहता हूं कि मानसिकता उसकी चेंज हो। इसलिए आप कोई भी नाम दीजिए, आप राजपाल बोलिए, आप हास्य राजपाल बोलिए, आपकी जो मर्जी हो बोलिए, आप हमें जानते हैं, यही मेरा सौभाग्य है। और लेकिन मैं एज एन एक्टर मैं ये विश्वास करता हूँ कि कोई भी अभिनेता जिंदगी में कोई भी कलाकार नहीं होता, वो कला का पुजारी होता है। और उसमें कला जैसी करने को मिल जाए वैसे ही उस दृश्य में वो रम जाता है। तो इसलिए हम एनएसडी पास आउट है, हम कभी सोच ही नहीं सकते कि हम हास्य कलाकार हैं। हम कला के पुत्र की रूप में एक एंटरटेनर है, मनोरंजन करता है। कभी कभी हमें लीडिंग एंटरटेनमेंट करने का मौका मिलता है और कभी कभी हमें सपोर्टिंग एंटरटेनर के रूप में लिया जाता है। तो कहीं लेंथ इंपॉर्टेंट, कहीं स्ट्रेंथ इंपॉर्टेंट। मैं सिर्फ मजा लेता हूं अपने चरित्रों का, और उसमें एक हलवाई की तरह कि ये रसगुल्ला बहुत प्यारा बनाया जाए, उसको पेश करने की कोशिश करता हूं। लेकिन जो हास्य की बात है कि एक कैरेक्टर आते ही, एक नाम आते ही अगर चेहरे पे खुशी आ जाए, और ये आपने पाया है, इसके लिए आपको मतलब ये शुक्रगुजार है पूरी इंडस्ट्री। किस्सा सुनाता हूँ, बहुत अच्छा है। इसमें एक प्रोड्यूसर दो बैठे थे, एक फिल्म थी जिसका नाम है अंडर ट्रायल। अंडर ट्रायल कभी मौका मिले तो आप वो फिल्म देखिएगा। उस समय 3 शिफ्टों में राजपाल कॉमेडी कर रहे थे, और उन्होंने मुझे देखा तो बोले कि ये कैरेक्टर है, इसको आप पढ़ना चाहोगे। मैंने वो कैरेक्टर पढ़ा तो मैंने खुद उनको फोन किया कि इस कैरेक्टर को मैं जीना चाहता हूँ। तो बोले कि अगर ये कैरेक्टर आपका आता है तो आपकी इमेज ना लोगों के बीच, क्योंकि आपको लोग जो है एक हास्य के रूप में ज्यादा पसंद करते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि आप बिल्कुल चिंता मत करिए। एक फिल्म रिलीज हुई थी हंगामा भी थिएटर्स में खूब चल रही थी, और मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ रिलीज हुई थी। उसके क्लाइमेक्स में रोता था मैं, मेरी पत्नी और वो जी। ये ऐसी फिल्म तो पता लगा कि एक के क्लाइमेक्स में सब लोग हंसते हैं कुर्सी तोड़ के, जिसका नाम हंगामा। और एक फिल्म के क्लाइमेक्स में रो रहा हूं, तो मुझे ये डर लग रहा था कि अगर मेरे रोने से लोग अगर हंस दिए तो मामला बहुत गड़बड़ हो जाएगा। और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ, एक सिनेमा में लोग क्लाइमेक्स में बहुत हंसते थे और एक सिनेमा में क्लाइमेक्स में लोग रोते थे। तो वो रोना भी मुझे बहुत अच्छा लगा। थोड़ा संजीदा है, लेकिन चूंकि ये वक्त ऐसा है कि इस वक्त ये जानकारी, ये सवाल करना इसलिए चाहूँगा। और सवाल ये है कि उतार चढ़ाव हर किसी के जीवन में आते हैं, आपके भी जीवन में आए, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये है कि उसका सामना करने की जो ताकत है वो आप में कहाँ से आती है? ऐसी ताकत कैसे आई? आप लोगों की दुआओं से। क्योंकि जिंदगी में अगर मैं कभी कभी जब सोचता हूँ कि जिनको पूरी दुनिया पूजती है, राम जी को, और उनको 14 बरस का वनवास रहा, उस 28 साल से यहाँ टेंट में वो रहे, या जिनको हरिश्चंद्र बोलते हैं, उनके परीक्षा, जीवन की परीक्षा देते देते उनके कपड़े फट गए। कोई भी आदमी अगर ऐसा, इब्राहिम लिंकन से लेके आज तक, चार्ली चैपलिन साहब से लेके क्रिकेट के सचिन तेंदुलकर साहब तक, कोई ऐसा आदमी है कि जिसने जीवन की रेस में जो दौड़ा हो और उसने पटखनी ना खाई हो। बगैर पटखनी खाए आप घोड़ा दौड़ाना कैसे सीख सकते हैं? एक छोटा सा बच्चा होता है, 1-1.5 साल का मेरे भाई, और वो जब उठने की कोशिश करता है तो वो ऐसा गिरता है, फिर खूब रोता है, थोड़ी देर भूल जाता है, फिर उठने की कोशिश करता है। मैं हमेशा अपनी बच्ची से सीखा कि जब ये बच्ची 1000 बार ट्राई कर रही है खड़े होके चलने के लिए, और ये अगर एक बार गिर के इसके घुटनों में चोट लग गई तब तो ये जीवन भर उठने की हिम्मत नहीं करेगी।
लेकिन ये खड़े होने की कोशिश करती है, गिरती है तो फिर रोती है, उसके बाद फिर भूल जाती है, फिर खड़े होने की कोशिश करती है। आई थिंक उससे बड़ा टीचर हमने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। और बड़ी ऊर्जा ये मिली कि जब एक बच्चा उठने के लिए, चलने के लिए 1000 बार ट्राई करता है, तो हम तो जीवन में चल चुके हैं, हम तो उठे हुए हैं, हम तो सोच सकते हैं, हम चारों तरफ, तो हमें क्या प्रॉब्लम है। तो हम इसलिए इन सब चीजों को चिंतन करके जो है वो एनर्जी मिल जाती है, उसमें आप सबकी ऊर्जा मिल जाती है, और जिंदगी बाकी है मेरे दोस्त। क्योंकि जिंदगी बाकी है मेरे दोस्त, तो वो जीवन की रेस में फिर दौड़ने की इच्छा होती है। लेकिन अगर आप दौड़ोगे नहीं तो आप कभी भी आप चलना नहीं सीखोगे, क्योंकि आपको जीवन की रेस में दौड़ना तो चाहिए। जो नहीं दौड़े हैं वो जन्म लेने के बाद मरे हुए लोग, जिंदा हो तभी आपको डूबने का खतरा रहता है, मरे हुए को क्या डूबने का खतरा है। बिल्कुल आप लोगों की दुआएं, पूरे विश्व के सब फैंस की वजह से मेरा सपना था कि पूरे विश्व के हर किचन में हमारा हर किचन से रिश्ता हो जाए मनोरंजन के माध्यम से। क्योंकि मिसाइल मैं बना नहीं सकता, मैं कुछ ऐसी चीज बना नहीं सकता। एक बार किसी साक्षात्कार में आपने कहा था कि जब लोगों को लगता है कि ये जिंदगी का अंत है, तब मुझे लगता है कि मैं क्रिएटिविटी का इस्तेमाल कर उन लोगों को जिंदा फील कराऊं। ये आप किस तरह कर लेते हैं राजपाल जी, यानी लोगों को ये एहसास कराना कि जिंदगी अभी बाकी है? देखिए ये विश्व है ना ब्रदर, इसमें अगर छोटा सा ये विश्व 7 समंदर का है, जिसमें 71% पानी है, जिसमें 29% में 10-15% पहाड़, नदियां, जंगल और ऐसी जमीन है जिसपे कोई रहता नहीं है। 10-12% पे हम 7 समंदर के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलकर। मुझे ऐसा लगता है कि 10-12% पे अगर हम सही से जी ना पाए तो फिर क्या किया, क्योंकि हमें अपना जन्म मालूम नहीं है, हमें अपना मरण मालूम नहीं है। जब हमें ये दोनों चीजें मालूम ही नहीं है तो इन दोनों के बीच में, जन्म और मरण के बीच में, ये हमें मालूम है कि हमें जिंदा रखने के लिए हमें जिंदा ईश्वर ने छोड़ा है। और जब तक हमारे तन में सांस है तब तक हम किसी भी मोड़ में मिले, चाहे गंभीरता में मिले, चाहे हंसी में मिले, चाहे दुख में मिले, चाहे सुख में मिले, हम आपको जिंदा जरूर मिले। और आपसे भी मेरी प्रार्थना है कि जब भी मिलो तो जिंदा होके मिलो। बिल्कुल, हंसी मजाक करना राजपाल जी कोई हंसी का खेल तो नहीं है, और ये बात जो है, इस बात से शायद आप सहमत होंगे। और ख़ासकर तब जब आप एक कॉमिक कलाकार के रूप में, कॉमिक एक्टर के रूप में आप दर्शकों के बीच आते हैं। ये जहाँ तक अगर मुझसे पूछे तो ये एक चुनौती है कि किसी को हंसाना, किसी को खुश रखना, किसी के चेहरे पे मुस्कान लाना। लेकिन इन चुनौतियों का सामना आप कैसे कर लेते हैं? क्योंकि मैं कभी परीक्षार्थी बन के नहीं जाता हूँ, मैं लर्नर बन के जाता हूँ। क्योंकि एवरी डे इज लर्निंग डे, एवरी डे इज बिगिनिंग डे। और हमारे जो दर्शक होते हैं वो हमारे सच्चे परीक्षक होते हैं, वही टीचर होते हैं। क्योंकि जिसने एक टिकट के लिए थोड़ा सा भी पैसा लगाया है वो हमारा परीक्षक है, वो हमारा भगवान तुल्य है। क्योंकि वो अगर मुझे पास कर देगा तो मैं जिंदगी में पास हो जाऊंगा। क्योंकि मैं जो काम करता हूँ उसमें ये हाथ पैर ही हमारी फैक्ट्री है, हाथ पैर ही हमारी ऊर्जा है, हाथ पैर ही हमारा मनोरंजन है, और हाथ पैर से ही हम जो है आप तक पहुंच सकते हैं। तो मैं कभी भी दर्शकों के पास पहली बात तो एक्टर बन के नहीं जाता हूँ, एक सृजनशील व्यक्ति के रूप में। एक बोलते हैं कि जो सृजन करना तो खैर बहुत बड़े लोगों का काम है, लेकिन जो कुछ भी इन हाथ पैरों से कर पाता हूँ तो वो परोस के अपने परिवार के पास ले जाता हूँ। जैसे बच्चा जाता है बाहर और उसको हमेशा ये शौक होता है कि आज मैं अपने घर के माँ बाप से लेके भाइयों तक, बहनों तक क्या लेके जाऊं ताकि वो लोग, उनके चेहरे पे खुशी आ जाए और वो बोले वाह बेटा बहुत अच्छा काम किया। तो मैं वाह बेटा बहुत अच्छा काम किया के माध्यम से ये सोच के मैं अपने भगवान रूपी दर्शकों के बीच में जाता हूँ। उसमें बच्चा भी मेरा भगवान है दर्शक के रूप में, और बूढ़ा भी मेरा भगवान है। और वो
ताली देगा तो उसका स्वागत करता हूं, और अगर वो गाली भी देगा तो भी उसका स्वागत करता हूं। हमेशा सोचता हूं कि अच्छा था अभिनय, ये आपका है, और बुरा हुआ उसको दोबारा नहीं करूंगा, उसको और अच्छा करके, ताकि आप लोगों की ताली मिले और आपकी गाली ना मिले। क्योंकि गाली भी आशीर्वाद होती है, उसमें कुछ आगे सीखने को मिलता है, और ताली जो होती है वो पॉजिटिव ऊर्जा होती है, उसको भी उससे भी आगे बढ़ने का मौका मिलता है। और कई बार जीवन में राजपाल जी परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि मन अंदर से रो रहा होता है, लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं और शेक्सपियर फरमा गए हैं कि शो मस्ट गो ऑन। ऐसे में कठिन या उदास वक्त में हास्य भूमिका किस तरह से आप निभा पाते हैं? आपको फिल्म याद होगा मेरा नाम जोकर, उस फिल्म में राजू याद होगा आपको, जो राज कपूर ने जो राजू का किरदार निभाया था, जब राजू जो है अपनी माँ को खो देता है। मुझे बहुत करने की इच्छा है जीवन। एक बार राज कपूर साहब ऐसे शोमैन हुए हमारे देश के 100 साल के सिनेमा में, राज साहब का नाम है, और उनको कभी समर्पित कर पाया तो मेरा नाम जोकर एक फिल्म मैं भी करना चाहता हूँ, उसमें राजू की भूमिका करना चाहता हूँ। वाह वाह। लेकिन आप याद कीजिए कि उस फिल्म में जब राजू की माँ की डेथ हो जाती है, नहीं रहती हैं उनकी माँ, और उनको सर्कस में जोकर का रोल करना है और लोगों को हंसाना है, अपने आप में बहुत ही मार्मिक दृश्य है। लेकिन लोग जो वहाँ हैं, दर्शक जो हैं, उनको हंसाना है। एक परिस्थिति ऐसी होती है एक कलाकार के रूप में, ये जो समय होता है, अंदर से आप गमगीन हैं लेकिन बाहर से दुनिया को सारी जो रंगीनियां हैं वो दिखाना है। ये एक कलाकार के रूप में आपके सामने ऐसा चरित्र आता है, भगवान न करे लेकिन ये चरित्र आता है, कैसे निभाएंगे? 20 बार आ चुका है मेरे भाई, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैंने एक लाइन पढ़ी थी कि आत्मविश्वास, परिश्रम, प्यार सफलता की कुंजी है। और दूसरी लाइन मैं एक याद रखता हूँ हमेशा कि जो आदमी पेट से लेकर गले तक भरा होता है, जीवन में वही अच्छा सच्चा मस्खरा होता है, उसी के अंदर अच्छा मशवरा होता है। तो मैं मशवरे को प्रणाम करता हूँ और मस्खरे को प्रणाम करता हूँ। इसलिए जो कुछ भी स्थितियां परिस्थितियां आती हैं, जब सामने कैमरा होता है या सामने स्टेज होता है, तो वहां राजपाल होते ही नहीं है, राजपाल का चरित्र होता है। इसलिए वो स्थितियां परिस्थितियों की याद भी नहीं करता हूँ। और जैसे ही चरित्र समाप्त होता है या चरित्र के जब कपड़े उतर जाते हैं कि अब ये चरित्र हमने पूरा कर लिया, उसके बाद जब इंसान के रूप में राजपाल या कोई भी अभिनेता आता है, तो उसके बाद स्थितियों से फिर जूझने और लड़ने की कोशिश करता हूं और उसमें विजय पाने की कोशिश करता हूं। जी राजपाल जी, आपके पसंदीदा कलाकार के बारे में मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री है, कई सारे कलाकार हैं यहाँ से लेकर मतलब बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक, लेकिन आपके पसंदीदा कलाकार कौन हैं? और दूसरा सवाल ये है दूसरा सवाल ये है कि हास्य कलाकार नहीं, आपको ये मजाक लगी होगी जी, लेकिन अपना पूत पुतंगड़ ही होना चाहिए। हम चाहते हैं कि अब ये पूरी दुनिया के जितने भी विश्व के कलाकार हैं, अगर वो कलाकार हैं, वो चित्रकार हैं, पत्रकार हैं, कहानीकार हैं, हम सब कजिन ही हैं एक दूसरे के। हम जानते हैं कि उसमें कोई किसी से कम नहीं है। अगर एक आदमी को 6 दिखता है, दूसरे को 9 दिखता है, दोनों तरफ से दोनों ही अच्छे हैं। तो सबके अपने अपने, तो हॉलीवुड से लेके बॉलीवुड तक कम से कम 100 नाम ऐसे हैं जिनका अगर एक आदमी का नाम लिया तो उनके 100 के अगर नाम नहीं लोगे तो ऐसा लगता है उनके सम्मान को छोटा करना है। लेकिन अगर एक कलाकार का नाम लेना हो तो मुझे नहीं लगता कि उन्होंने एक रिमोट कंट्रोल की तरह काम किया। वो ऑडियंस को रिमोट की तरह यूज करते, जहां पे आपको मुस्कुराना है वहां पे वो ऐसी हरकत उनकी आती थी कि आप मुस्कुराने को मजबूर हो जाएंगे, और जहां पे ठाका लगाना है वो आपको ठाका लगाने को मजबूर कर देते थे, और जहां पे रोना है वो आपको रोने के लिए मजबूर कर देते थे। तो चार्ली चैपलिन साहब, आई थिंक कि वो एक क्रिएटिविटी के ऐसे एवरेस्ट हुए हैं कि वो पहाड़ अभी तक इस देश या दुनिया में कोई भी व्यक्ति नहीं खड़ा कर पाया। लेकिन एक नाम अपने भारत का भी लेना चाहूंगा कि जिन्होंने, बोलते ना कि हमारा जो सिनेमा आया है या अभिनय आया है, पारसी थिएटर से आया है,
और उसमें पहले गांवों में रात भर नाटक होते थे, रात भर एक्टिंग चलती थी। धीरे धीरे वो फिल्मों के रूप में जो है 2 घंटे में बदल गया, और उसमें एक मेलो ड्रामा को एक रियलिस्टिक ड्रामा के इल्यूजन के रूप में अगर पेश करने का किसी ने काम किया तो दिलीप साहब का मतलब नाम लिए बगैर आई थिंक अभिनय का विश्व अधूरा है। जी जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। दिलीप साहब अपने आप में महान कलाकार थे। एक सवाल और ये कि पहले फिल्मों में हास्य कलाकार के लिए अलग से रोल लिखे जाते थे। आपको याद होगा कि अलग अलग रोल हास्य कलाकारों के लिए लिखा जाता था, लेकिन आज के दौर में कॉमेडी का बहुत सा दारोमदार जो है लीड एक्टर्स पर भी होता है। इसे आप कितना सही मानते हैं? क्या इससे हास्य कलाकारों के लिए गुंजाइश कम हो गई है आज की फिल्मों में? नहीं ब्रदर, मैं इसको बहुत अच्छा मानता हूं, क्योंकि हास्य के लिए कोई पर्टिकुलर आदमी नहीं होना चाहिए। हास्य के लिए जिंदा एक्टर होना चाहिए। और आज पिछले 15 साल से मुझे ऐसा लगता है कि जितनी सीरियस चीजें जितनी भी, क्योंकि पहले क्या था, पहले हम लोग रेडियो के माध्यम से, अखबार के माध्यम से आज कोई बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई उसको कल देख पाते थे, फिर अंदाजा लगाते थे, उसको ट्रेजेडी पूर्ण फिल्में बनती थी तो सब लोगों को अच्छा लगता था। लेकिन आज बिकॉज ऑफ डिजिटल वर्ल्ड, सोशल मीडिया, आज पूरा गांव, पूरा देश, पूरा दुनिया एक छोटा सा गांव हो चुकी है। तो इस छोटे से गांव में अभी कलाकारों के लिए जो शुद्ध विशुद्ध रूप से बचा हुआ है वो सिर्फ मनोरंजन है, और कलाकारों का काम मनोरंजन ही करना है। उसमें लीडिंग एंटरटेनर है, वो भी कॉमेडी करे, वो भी भाव को जिए, और जो जिन पे ठप्पा लगाया जाता है कि तुम हास्य कलाकार हो, वो भी चरित्र अभिनेता का रोल करें। और इस चीज को लेके पिछले 15 साल से मुझे विदाउट एनी कंफ्यूजन हम पास भी हुए हैं, और आगे भी उम्मीद है कि आप सबका आशीर्वाद रहा तो 100% इसमें परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे। कि कला अब जो है कलाकारों का काम है कि बहुत ही मीनिंगफुल, मैसेजफुल जो है वो मनोरंजन मिलना चाहिए। मनोरंजन भाव पे डिपेंड होता है, कभी मनोरंजन बहुत हंसी दे जाता है और कभी मनोरंजन अंदर से रुला के जाता है, लेकिन दोनों रूप में उसका मीनिंग जरूर होना चाहिए। और कला जितनी बिखरती है उतनी सुधरती है। तो मुझे तो बहुत खुशी है कि अब वो सिस्टम नहीं रहा कि ये आदमी ट्रेजेडी रोल करेगा, ये आदमी सिर्फ कॉमेडी करेगा, ये आदमी सिर्फ नेगेटिव रोल करेगा। ये जो बाउंड्रीज में बांधना, ये कला के लिए कभी हितकर नहीं था। और इसको मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं कि ऐसे एक्टरों के बीच में आने का मौका मिला जिन्होंने इस पैरामीटर को तोड़ा। उसमें हमें भी सौभाग्य मिला कि इस पैरामीटर को तोड़ने में महत्वपूर्ण सहभागिता निभाऊं। और मैं बहुत खुश हूं कि मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में कला का जो जैसे विश्व में या हॉलीवुड में जिस तरीके से कला का पायदान रखा जाता था, आज बॉलीवुड में भी कॉन्सेप्ट फिल्मों का, अच्छी फिल्म है तो 1 करोड़ की है, बहुत अच्छी फिल्म है, और बुरी फिल्म है जो अच्छी नहीं लगी वो 100 करोड़ की फिल्म है, वो 0 फिल्म है। ये बहुत अच्छा है। एक अच्छे मेहनती टैलेंटेड लोगों के लिए पूरा जहां उनका है, अगर उनके अंदर कुछ दिखाने की तमन्ना है तो उनके अंदर कॉन्फिडेंस है तो वो दिखा सकते हैं। तो मैं इस समय का बहुत जो है ऊपर वाले को धन्यवाद देता हूं, आप सबको दुआएं देता हूं कि ये सही समय है जिसमें हास्य जो है वो छोटे से रूप में नहीं बटा है, हास्य जो है वो 2 घंटे में आ गया है। पहले क्या होता था, पहले कोई कहानी होती थी, बीच में 4 सीन हास्य के डाल दिए, पैरेलल ट्रैक डाल दिया, या जॉनी वॉकर साहब जैसे एक्टर हुए तो उनको गाना दे देते थे, या महमूद साहब ने इसमें कितनी पहले ही संभावनाएं दे दी, फिल्में 2-2 घंटे की फिल्में बना के और लोगों को 2-2 घंटे मनोरंजित किया। तो मुझे लगता है कि मनोरंजन 4 सीनों में 6 सीनों में नहीं बटा होना चाहिए, मनोरंजन 2 घंटे में 2 घंटे होना चाहिए। बिल्कुल सही। लेकिन कॉमेडी को लेकर के एक सवाल और भी है कि कॉमेडी में जो है टाइमिंग की बड़ी अहमियत होती है,
और अगर सही समय पे पंच न दिया जाए या एक्सप्रेशन न मिले तो हाथ से चला जाता है। ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं, मैं क्या बताऊं आपको। आप इससे कितना सहमत हैं, पहली बात कि कॉमेडी में एक चीज है मेरे भाई, या तो 100 मार्क्स मिलते हैं या 0 मिलता है। और मुझे बड़ी खुशी होती है, मैं हमेशा जिंदगी को भी ऐसे देखता हूँ कि कोई काम करो या तो उसमें 100 मार्क्स मिल जाए या फिर उसमें 0 मिल जाए। इसीलिए पूछ रहा हूँ राजपाल जी, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि आपकी टाइमिंग इतनी परफेक्ट कैसे होती है? मैं क्रिकेट बहुत देखता था। अच्छा। मुझे लगता है 6.5 फीट का मैगरा और वो बॉल कर रहा है, जितनी ऊर्जा से जितनी स्पीड से बॉल फेंकता था, तो हमारे तेंदुलकर साहब उसको उतनी ही टाइमिंग के साथ जस्ट शिफ्ट कर देते थे। इसको बोलते हैं कि जस्ट टाइमिंग अगर परफेक्ट है तो 100% बाउंड्री है, यानी 100 मार्क्स। और अगर टाइमिंग गलत है बॉस तो कैच किसी के हाथ में और आप 0 पे आउट जी। तो इसलिए वो चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है कि पंच हो, टाइमिंग हो, कुछ भी हो, खाने का जिसमें भी जिसकी टाइमिंग अच्छी उसका 100% जीवन अच्छा। उतार चढ़ाव सब अपनी जगह। अगर जिस आदमी की टाइमिंग अच्छी नहीं होती वो आदमी लड़ने में भी फिट नहीं होता है। तो जीवन रूपी संघर्ष को जीने के लिए आपकी टाइमिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। और मैं कोशिश करता रहता हूँ कि रोज टाइमिंग पे वर्क करूँ, टाइमिंग पे वर्क करूँ। जैसे अभी कोरोना रूपी जो तांडव पूरे विश्व में चल रहा है जी, और यहाँ पे अभी कोई दूसरी बात करना तो ये गलत टाइमिंग है। बिल्कुल। बोलते ना कि बात तो आपकी अच्छी थी लेकिन आपने गलत समय पे बात की। कि आप थिएटर से आए, एनएसडी से आपने पढ़ाई पूरी की, आप वहाँ तक मुंबई तक पहुँचे। थिएटर में आपने किस तरह की भूमिका निभाई है? बहुत सारी भूमिकाएं आपने निभाई होंगी और उनमें से, चूंकि मैंने नहीं देखी, लेकिन इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं और मेरे जो दर्शक हैं इस वक्त जो देख रहे हैं हमें, वो जाने कि हाँ, एक कलाकार जो आज मुंबई में है, जो आज बॉलीवुड हॉलीवुड सब जगह इतना फेमस है, मशहूर है, वो कलाकार जब थिएटर में था तो वहाँ भी कई सारी रोल जो है, कई सारे अलग अलग किरदार निभा करके यहाँ से गया है। बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा आपने। मैं 13 साल 14 साल की उम्र से एक्टिंग कर रहा हूँ ब्रदर। और अगर हम लगभग थिएटर, नुक्कड़ और वो चरित्रों के माध्यम से सिर्फ ये जीने का मौका मिला कि 90% फिल्मों नाटकों में हमेशा लीड रोल करने का मौका मिला। क्योंकि जहां राजपाल फिट होते थे वहां दूसरा फिट नहीं होता था, और जहां दूसरा फिट होते थे, जहां दूसरा फिट होता था वहां राजपाल फिट नहीं होते थे। अब जैसे अब चाहे लखनऊ का अबू हसन माने हाथ बादशाही एक प्ले था जिसमें अबू हसन की भूमिका थी, या 2 कश्तियों का सवार द सर्वेंट ऑफ 2 मास्टर्स गोल्डोनी का प्ले था। नाटकों में मुख्य भूमिका करने का सौभाग्य मिला। उसकी वजह से आज अगर किसी फिल्म में 4 सीन भी हैं तो हम कलाकार लोग हैं। कभी कभी टेस्ट खेलते हैं और कभी कभी आईपीएल में बगैर देखे आके 4 ओवर फटाफट मारने लगते हैं। तो हम लोग आज फिल्मों में जो भी काम कर रहा हूँ, मैं अपनी दाई माँ, अपनी थिएटर को मानता हूँ कि जिसकी वजह से एक सीन अगर किसी फिल्म में करने का सौभाग्य मिला या 10 सीन, मुझे कभी फील नहीं होता कि मैं सपोर्टिंग रोल कर रहा हूँ या छोटा रोल कर रहा हूँ। हमारे दिमाग में हमेशा ये रहता है कि आई एम अ लीडिंग मैन और मैं इस सीन में मैं लीड कर रहा हूँ बस, और उसमें मुझे बेस्ट करना है। तो कोशिश करता रहता हूँ कि जो भी ऊर्जा आप लोगों से थिएटर में मिली, बड़े अच्छे टीचर मिले जिंदगी में, बड़ा छोटी छोटी चीजें सिखाने का मौका मिला। सबसे बड़ी बात बताएं कि लड़के लड़कियां जो बहुत जिनको जल्दी में बड़ा बनना है, एक्टर बनना है बड़ा, लेकिन वो लोग ये भूल जाते हैं मैं कोई टीचर नहीं हूँ और आपको किसी ने चूस लिया और आप गुठली बचे और आपको घूरे पे फेंक दिया। तो घूरे पे वो गुठली पहले तो सूखती है जब बहुत धूप लगती है, फिर थोड़े दिन बाद में बारिश होती है तो वो गुठली अंदर जाके सड़ती है, और सड़ने के बाद में उसी घूरे से एक ऐसा अंकुर फूटता है कि बड़ा सुंदर सा एक पेड़ जो है वो उसमें आ जाता है, और धीरे धीरे वो पेड़ 2-3 साल में 5 साल में 1000 आम देने के लायक हो जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है
कि पेड़ कितने बड़े बनोगे ये भूल जाओ, लेकिन बीज कितने अच्छे से पड़ोगे और बीज कितने अच्छे से बीज की तरह कितने अच्छे से उगोगे, इस बात पे जरूर ध्यान रखना। इसलिए कलाकार बनो या ना बनो, जो भी काम करना चाहते हो उसके बीज बहुत अच्छे बनो। बहुत ही मोटिवेटिव वर्ड बातें आप कर रहे हैं राजपाल जी, बहुत ही मोटिवेटिव, और ये ज़रूरत भी है। और ख़ासकर इस वक्त जिस समय कोरोना का काल चल रहा है, लोग घरों में बंद हैं, कैद हैं, अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए दूरियां बनाए हुए हैं, ऐसे समय में ऐसी बातें करना, सुनना और उससे कुछ पाना, और ख़ासकर आप जैसे मजे हुए कलाकार के मुँह से आपकी जुबानी, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लेकिन साथ साथ एक सवाल और भी है, कई सारे सवाल हैं और समय मुझे लगता है कि कम हो जाएगा, सवाल इतने सारे हैं मेरे पास, लेकिन फिर भी उसमें से कुछ चुनिंदा सवाल आपसे कर रहा हूं। एक सवाल ये कि जो आपने अभी, तो हम लोगों ने थिएटर की बात की, फिल्मों की जब अगर हम बात करते हैं, फिल्मों की बात भी अभी आप बता ही रहे थे, लेकिन उसमें से कई सारे आपने मतलब अलग अलग रोल आपने निभाए हैं। कौन सा रोल ऐसा है जिसे आपको बार बार निभाने की इच्छा होती है? आना बाकी है। अच्छा। जो एक स्क्रिप्ट जो है 3-4 साल से जो है लिखी जा रही है। मैं कोई मीडियोकर बात नहीं कर रहा हूँ, मुझसे 10 साल पहले, 15 साल पहले ये बहुत 2 क्वेश्चन मुझसे बहुत पूछते थे सब लोग कि आप कलाकार नहीं होते तो क्या होते। तो मुझे लगता है कि मैं उसका 4-5 साल चिंतन करके ये तो सोचा नहीं कि कलाकार नहीं होता तो क्या होता। कोई सर्विस पेशा ज्वाइन कर रहा था, क्योंकि मैं ऑर्डिनेंस क्लोथिंग फैक्ट्री शाहजहांपुर का भारत सरकार रक्षा मंत्रालय का 29वें बैच का पास आउट हूँ, जिसमें भारत सरकार रक्षा मंत्रालय के लिए एक फैक्ट्री काम करती है, शाहजहांपुर का जीवन पोषण करती है। और लेकिन एक कि अगर आप कुछ भी नहीं होते तो क्या होते, तो मुझे लगता है मैं गांव का छोटू होता। वाह। ठीक है जी। और दूसरा प्रश्न ये है, दूसरा आपने क्या पूछा था? मैंने ये कि कौन सा जो रोल है वो आपने कहा कि रोल। हाँ, तो मुझे लगता था कि अगर मैं कलाकार नहीं होता तो गांव का छोटू होता। और दूसरी चीज, अगर मैंने चार्ली चैपलिन साहब का ग्रेट डिक्टेटर देख के अपने अभिनय की शुरुआत की है, तो विश्वास कीजिए कि जो रोल हम करना चाहते हैं, जो हमारा ड्रीम रोल था, जो बहुत दूसरा प्रश्न हमेशा हमसे होता था मीडिया के थ्रू कि आपका ड्रीम रोल क्या है, आप क्या रोल करना चाहते हैं। तो मैं एक ऐसा रोल जीना चाहता था जिसमें नौरस जीने का मौका मिले। और वो एक स्क्रिप्ट है जो 4-5 साल से लिखी जा रही है। जीवन की आपाधापी में उसको पूरी तरीके से निलय उपाध्याय जी लिख रहे हैं, और वो यहाँ से बहुत दूर बैठे उसको लिख रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि वो रोल जिस दिन जी पाए तो 100% लगेगा कि आप लोगों के आशीर्वाद से ये ड्रीम रोल जीने का मौका मिला। और वो विश्व की ऑडियंस की वजह से ही जी सकता हूँ, वो बगैर ऑडियंस की, जनता जनार्दन के प्यार के बगैर नहीं जी सकता हूँ, और मैं वो रोल जीना चाहता हूँ। हमें भी अब इंतजार रहेगा राजपाल जी, उस रोल को जितनी जल्दी आप पर्दे पे, रुपहले पर्दे पे ले आएं और हम देखें, और हम भी चाहें, मतलब अभी तो चूंकि आप ऑलरेडी उस चीज़ को पढ़ चुके हैं, उस स्क्रिप्ट को लिखा जा रहा है, आपके पास सब कुछ है, हमारे पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक उम्मीद से कि आप जल्दी से जल्दी उस रोल को पर्दे पे लेकर आइए और हम उसका आनंद उठा पाएँ, हम उसका एक मनोरंजन जो आप देते हैं वो हम तक पहुंचे, हमारी जनता तक पहुंचे, दर्शक जो देख रहे हैं उन तक पहुंचे। नहीं पहुंचेगा, सब कुछ आपका ही है। मनोरंजन में जो कुछ भी अच्छा है वो आप सभी का है, और मैं इसको तहे दिल से बात नहीं करके मैं इसको अंदर से समझता हूँ कि मेरा ड्रीम था कि पूरी दुनिया हमारे अभिनय से हमें पहचाने, और सौभाग्यशाली हूँ कि जो है आप सबका पूरे सातों समंदर का खूब प्यार मिला है, और देश बंधु के माध्यम से कि आपने हमें इतना टाइम दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और दूसरी चीज एक और कहना चाहता हूँ कि इस कोरोना रूपी वायरस के माहौल में प्लीज पूरा देश एक परिवार बन जाइए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक परिवार में हम सब लोगों द्वारा चुना हुआ एक हमारा प्रधानमंत्री है, जिनकी गाइडलाइंस पूरे गवर्नमेंट को, सबको लेके सबको, क्योंकि अभी बगैर किसी मतभेद के साथ, बगैर किसी मनभेद के साथ हम लोग अगर सिर्फ
अपने देश को सुरक्षित रखने के लिए बहुत टाइम है हम लोगों को वाद विवाद संवाद करने के लिए, क्योंकि जैसा आप जानते हो बड़े बड़े राजा महाराजा इधर आए, इस पृथ्वी पर उन्होंने अपने अपने तरीके से अपना वर्चस्व उन्होंने अपने सेवा की, लेकिन सब चले गए। कोई पृथ्वी किसी के साथ नहीं गई, हमारे साथ भी नहीं जाएगी। मैं तो इस बात में बहुत पहले से कंफर्म हो गया था कि एक दाना भी नहीं जाने वाला है, और जब कुछ जाने वाला नहीं है तो फिर घबराना क्यों है? फिर तो जो कुछ भी है वो यहीं पे लुटाना है, प्यार के रूप में, आचरण के रूप में, संस्कार के रूप में, व्यवहार के रूप में। यहाँ पे सब कुछ लुटा के जाओ, एक दूसरे का दिल जीत के जाओ। और प्लीज प्लीज ऐसे कोरोना के माहौल में एक कैप्टन की सुनो, बिल्कुल केंद्र सरकार की सुनो, और जितने 36 स्टेट हैं सब राज्यों के मुख्यमंत्रियों की सुनो, और प्लीज प्लीज अपने घर से अपनी जान जोखिम में डाल के बाहर ना निकलो, क्योंकि जहां पे खड़े रहोगे वहां कोई खाना दे जाएगा और वहां से कोई साधन बन जाएगा कि आप अपने जो आपके परिजन हैं उनके पास पहुंच जाएंगे। लेकिन आप अपनी जान जोखिम में डाल के जिस तरीके से आप पीड़ा उठाते हो, और जितनी बड़ी ट्रेजेडी घट जाती है, पिछले 3-4 दिन में कहीं पे गैस लीक हो गई तो 11 लोग मर गए, कहीं कोई ट्रेन से कट के मर गया, कहीं कोई, ये पीड़ा जो है इसमें फिर रात भर नींद नहीं आती है, सिर्फ इससे बचने के लिए, क्योंकि जिंदगी अभी बाकी है। जिंदगी इतनी जल्दी अपना मोरल डाउन मत करो कि जो पहले तो अपने दिमाग से ये निकाल दो कि आप कहीं फंसे हो। आप कहीं नहीं फंसे हो। कोई दिल्ली में काम करता था, कोई मुंबई में काम करता था, कोई बेंगलोर में काम करता था, कोई चेन्नई में काम करता था, कोई कलकत्ता में काम करता था। अभी कोरोना ने सबके काम बंद करा दिए, रोजी रोटी बंद करा दी, कोई बात नहीं है। लेकिन हम अपनी कर्म भूमि में हम रुके हुए हैं, फंसे नहीं है। दिमाग से निकाल दीजिए कि आप अपने देश में कहीं पे भी फंसे हुए, आप अपने देश में ही हैं, और आपके माँ बाप, आपके बच्चे भी आपके देश में। मैं भी पिछले 2 महीने से अपने बच्चों से नहीं मिल पाया हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे गांव में हैं और मैं इधर हूँ, मैं अपनी कर्म भूमि में हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे भी सुरक्षित हैं, हम भी सुरक्षित हैं, और सब लोग अभी जितनी भी सरकारें हैं जो कुछ भी कर रही हैं, मीटिंगें कर रही हैं, उसमें निस्वार्थ भाव में ये कहना चाह रहा हूं कि वो रात दिन जो भी सोच रही हैं वो जनता की भलाई के लिए सोच रही हैं। अभी कोई इलेक्शन नहीं चल रहा, अभी सिर्फ एक तांडव चल रहा है जिसका नाम है कोरोना, और इससे बचने के लिए छुपने की जरूरत है, और एक दूसरे की सुनने की जरूरत है, एक दूसरे को सपोर्ट करने की। बस अभी से 6 मिनट बाद या 5 मिनट बाद, मतलब 7:55 होने को चला, और 5 मिनट बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश को संबोधित भी करेंगे। हम लोग इसके बाद आपसे जब विदा होंगे तो सीधे प्रधानमंत्री जी के पास चलेंगे, वो क्या संबोधन देते हैं वो भी सुनेंगे, और उनका बहुत ही उत्साहवर्धक जो भाषण होता है उसको जानेंगे। लेकिन राजपाल जी, जल्दी चलते चलते बहुत कम समय है, 2 सवाल मैं लेना चाहता हूँ। एक ये कि आप 2016 में आपने एक पार्टी बनाई थी, 2017 में आप चुनाव लड़े, 17 में, और अब आने वाला जो 2022 है, क्या 2022 के लिए भी तैयारी है? राजनीति और अभिनय दोनों क्या साथ साथ चलने वाला है? देखिए साहब, कोई कंफ्यूजन नहीं है लाइफ में। जिंदगी में 84 में जब सोचा बच्चन साहब के साथ काम करना है, तो 2001 में बच्चन साहब के साथ काम करने का मौका, 16 साल लगे। 2017 में सर्व संभाव पार्टी की नींव डाली, ठीक है। जिंदगी के 200 दिन अभिनय के लिए, और 100 दिन यानी हर महीने के 8 से 10 दिन जो है सेवा के लिए। 2017 में पार्टी की नींव पड़ी है, लेकिन विश्वास करिए 10-12 साल दीजिए, सोशल मीडिया का जमाना है। सर्व संभाव पार्टी जो है देश की, विश्व की सर्वश्रेष्ठ पार्टी, सर्वश्रेष्ठ संगठन, इसको तैयार करने की जरूर कोशिश करूंगा, क्योंकि कोशिशें कामयाब होती हैं। वादे कुछ करता नहीं हूं, लेकिन 100% 200 दिन सिनेमा को, और 100 दिन सेवा को, और 65 दिन अपने को, अपने परिवार को, अपने माँ बाप को, बस इसी कोशिश में लगातार लगा रहूंगा। और
हमसे लोग बोल रहे थे, आपने अच्छी बात बोली, लोग बोल रहे थे इलेक्शन लड़ लो। तो मैंने कहा इलेक्शन क्यों लड़वा रहे हो जिस आदमी का पूरे विश्व में सिलेक्शन हो चुका है। बिल्कुल। हमारी मशवरागिरी अगर अच्छी लगती है तो हमारी मशवरागिरी अगर आप ले लोगे तो 100% जितनी चीजें सामाजिक रूप से आपको जटिल और कठिन लग रही हैं उसमें सरलता जरूर आ जाएगी, और हम जीवन जीने के लिए जीवन अच्छे से जिया जाए उसमें सरलता कितनी आ जाए, लोगों को जीवन सुगम हो जाए, उसके लिए बनाया है सर्व संभाव संगठन। और इसको धीरे धीरे, ये अभी नींव पड़ी है, अभी ये बच्चा है, धीरे धीरे एक एक गेहूं जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि हमें मालूम है कि एक अगर गेहूं की बाली आप देखते हो उसमें 100 गेहूं होते हैं, लेकिन वो कहीं कहीं एक गेहूं नहीं जमाए हुए होते हैं। तो हमारे लिए हर एक विचार एक गेहूं की तरह है। मैं भी खुद गेहूं हूं, उसको पालने परोसने की कोशिश कर रहा हूं। हमारी शुभकामनाएं हैं राजपाल जी, बिल्कुल। और आपकी जो ये पार्टी है वो तरक्की करे, और जैसा एक सेवा भाव के साथ आप आए हैं वो आगे बढ़े, और जो आपके अंदर जो एक पहले से आपने जो ठान रखा है, जो आपकी मनोकामना है वो पूरी हो, ये ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं। लेकिन साथ साथ एक आखिरी सवाल जल्दी से मैं करना चाहूँगा, अब मात्र 2 मिनट का समय बचा है, इसके बाद सीधे पीएम साहब के भाषण पे हमको चलना है। लेकिन एक आखिरी सवाल ये कि आपने इतनी सारी फिल्में की, संजीदगी के साथ भी की, हास्य के साथ भी की, बहुत सारी फिल्में हैं, बहुत सारे मैंने देखने की कोशिश की है, बहुत सारी जो बच गई हैं अब ज़रूर देखूंगा। आपसे बात करने के बाद मेरे अंदर भी काफ़ी उत्साह आया है, समय कम रहता है लेकिन ज़रूर देखूंगा मैं। एक मैं चाहता हूं कि कोई अपना पसंदीदा जो कोई डायलॉग आपके हैं जो सबसे ज़्यादा पसंद आपको आता है वो सुना दें प्लीज। जी, पसंदीदा डायलॉग तो बहुत है, कौन सा डायलॉग आपको सुनाऊं? तो अभी आज के माहौल में ये ऐसे ही बैठा बैठा आपने जब पूछा तो सोच रहा हूँ कोरोना 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 कब खत्म होगा कोरोना? जब सारा देश मिल जाएगा एक साथ, भाग जाएगा ये कोरोना, भाग कोरोना। सालों मंदिर का घंटा समझ के रखा है कि कोई नहीं आके बजा जाता है, ये कोरोना जल्दी खत्म होगा, चिंता मत करना। बहुत खूब राजपाल जी, आपने बिल्कुल दिल जीत लिया, और बहुत ये जो वक्त है 1 घंटे का वक्त कैसे निकला पता ही नहीं चला। और लग रहा है ऐसा कि बहुत सारी मैंने जो लिस्ट बनाई थी खबरों की जो लिस्ट आपसे जो बात करने की थी, हमने जो सवाल तैयार किए थे उसमें से सच बताऊं तो आधे सवाल अभी रह गए हैं। फिर आपका समय चाहूंगा कभी और। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपने इतना अच्छे से प्रश्न जो भी पूछे, बड़े अच्छे प्रश्न पूछे हैं, और देश बंधु की पूरी टीम को मैं तहे दिल से नमन करता हूं कि आपने मुझे अपने परिवार का हिस्सा बनाया। और आप जहां तक जितने लिसनर्स, हम चाहते हैं पूरी दुनिया आपको सुने, और आपको सुने तो आपके साथ में हमें भी आशीर्वाद मिल जाएगा। लव यू ऑल, खूब अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए, लॉकडाउन के नियमों के साथ रहिए और सुरक्षित रहिए, बस यही कामना। आपको भी बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, आपने अपना बहुमूल्य वक्त निकाला राजपाल यादव जी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे दर्शकों के लिए आपने बहुत कुछ दिया आज पिछले 1 घंटे में, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।